का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान भाई आपका और आप सबका कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया। और जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँगा, आप लोगों को क्या समझाऊंगा। यहाँ अगर मुझे समझ में आया है कि मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता हूँ। ये तो आप लोगों ने, इस मुल्क को नहीं सारी दुनिया को आपने समझाया है कि किस तरह से तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ जाता है। आप लोग यकीन मानिए, जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो दुनिया भर के जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल थे उन्होंने मुझे संपर्क किया। और तब मैंने सोचा कि जो हमारे मुल्क की महिलाएं हैं, जो मुसलमान महिला है, जो उनकी ताकत है, वो आज दुनिया को पता चल रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से सड़क के किनारे पर बैठकर मौजूदा हुकूमत को कहती है हमारा 56 इंच का छाती है, उसको किस तरह से हिलाया, वो हिलाने का काम आप लोगों ने किया है। मैंने यहाँ पर लिखा था कि मैं सीए और एनआरसी के बारे में बात करूंगा। जब मैं यहाँ पर बैठा था और बाकी वक्ताओं को सुन रहा था, मैं समझ गया कि आप लोगों को सीए एनआरसी के बारे में सब कुछ पता है, तो मैं आपका समय इस पर वेस्ट नहीं करूंगा। अगर सीए और एनआरसी को किसी को समझाने की जरूरत है तो वो अमित शाह जी और मोदी जी की जरूरत है, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी एक चीज मोदी जी कहते हैं, एक चीज अमित शाह जी कहते हैं। लेकिन मैं संक्षेप में क्योंकि अपनी बात रखना चाहता हूँ, सीए के बारे में संक्षेप में कुछ कहूँगा। देखिए, 2-3 पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन रही है, तो जो पॉइंट्स मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट दिया है। तो मेरा सवाल है अमित शाह जी से, अगर वो इसका जवाब दे दे किसी भी माध्यम से कि अगर 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट है तो क्या अमित शाह जी ये गारंटी देते थे? इनकी गारंटी का कोई मतलब है नहीं। 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, 15 लाख रुपए देने वाले थे, तो उनकी गारंटी का कोई मतलब है नहीं। बट बहरहाल अगर ये कहते हैं कि कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है, तो सवाल ये उठता है कि ये कट ऑफ डेट क्यों है? क्या 31 दिसंबर 2014 के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज है, जो पीड़ित लोग हैं, उन पर अत्याचार होना बंद हो गया है? अगर वो बात सही है तो ये 31 दिसंबर 2014 का डेट कहाँ से आया? 31 दिसंबर 2014 का डेट क्यों? 30 दिसंबर 2014 क्यों नहीं? 1 जनवरी 2015 क्यों नहीं? इसका कोई साइंटिफिक, इसका कोई लॉजिकल बात है? जो लोग दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनसे लॉजिक की बात हम नहीं कर सकते। दूसरा सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा हुकूमत है उनसे ये है कि क्या 1955 से जब ये कानून बना, क्या 1955 से लेके 2014 तक या 2019 तक क्या किसी भी हमारे हिंदू भाई को, बौद्ध भाई को, सिख भाई को, क्रिश्चियन भाई को या किसी और भाई को नागरिकता नहीं मिली? मिली है। 2007 में मेरे बिजनेस पार्टनर को मिली है, वे दिल्ली से, पाकिस्तान से। 2009 में मेरे हिंदू बिजनेस पार्टनर को मिली है। तो अगर नागरिकता मिल रही है तो फिर ये नए कानून की जरूरत क्यों है? आप कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि देखिए सीए और एनआरसी में अंतर है। सीए और एनआरसी में अंतर है, मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, सीए, एनपीआर और एनआरआईसी ये तीनों 1955 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत आते हैं। अगर ये तीनों एक ही कानून के तहत आते हैं तो अब आधा कानून कैसा लागू करोगे? आपको तो पूरा कानून लागू करना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी ने कहा है कि मैं कोई कपल है, कोई महिला कहती है आधी प्रेग्नेंट हो, या तो आप प्रेग्नेंट हो या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। आधा प्रेग्नेंट मेरी बहन नहीं मानता है, आधा प्रेग्नेंट कोई हो सकता, अब पूरे प्रेग्नेंट होते तो आधा कानून, आधा संविधान लागू हो सकता नहीं होगा लागू। तो एक ही कानून में अगर ये तीनों आते तो कैसे नहीं लागू होगा? दूसरी बात देखिए, ये कहते हैं कि आपको सिर्फ अगर बताना है कि आप पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए, पीड़ित लोग आए, क्या वे खुद को खुद जाएंगे पुलिस के पास, एसएचओ के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और क्या वहाँ से भाग कर आए हम वहाँ पर पीड़ित थे, हमें नागरिकता दो? वो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो वहाँ से आए उन्होंने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स बना दिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो आपको एनपीआर और एनआरसी करना होगा। उसके बाद जो लोग बाहर रहेंगे, आप ये के तहत उनको नागरिकता दोगे, कोई खुद से तो जाएगा नहीं आपके पास।
तीसरी बात, बार बार दिल्ली में कहा जाता है कि आप लोग एंटी नेशनल हो, हम लोग पाकिस्तान परस्त थे। हालांकि पाकिस्तान बिरयानी खाते हम नहीं गए थे, जो बिना न्योता गए थे कोई और थे। पाकिस्तान परस्त कहा जाता है, हमें बांग्लादेशी प्रेमी कहा जाता है। सवाल है, आसाम में इसके वजीर आला सोनोवाल साहब कहते सीए लागू नहीं होगा। 1971 का कट ऑफ डेट जो 1985 का आसाम अकॉर्ड है, ये चेंज नहीं होगा। तो क्या सोनोवाल साहब जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, ये भी बांग्लादेशी है? और त्रिपुरा के इनके मुख्यमंत्री, इनके वजीर आला विप्लव देव कहते हैं एनआरसी त्रिपुरा में होगा ही नहीं, अगर हुआ सबसे पहले मुझे बांग्लादेश जाना पड़ेगा, इनको पैदाइश बांग्लादेश की है। तो फिर यहाँ पर वो क्यों कर रहे हैं हिंदू मुसलमान? ये हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। हमारे मुल्क की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अमित शाह जी ने एक चीज कही थी, उन्होंने ये कहा था, देखिए दुनिया की इकॉनमी की वजह से हमारी इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी की वजह से हमारी इकॉनमी खराब हो रही है। आज IMF कहती है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी की वजह से दुनिया की इकॉनमी खराब हो रही है। जो 70 साल में नहीं हुआ मोदी ने करते दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने भारत की इकॉनमी को भी खराब किया और दुनिया भर की इकॉनमी को भी खराब किया। ये मैं नहीं, कोई मुसलमान नहीं, IMF कहता है, वो IMF जिसके सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी ले आते हैं। आज मोदी जी कहते हैं कि देखिए इकॉनमी पे चर्चा हम तब करेंगे जब हम सारी इश्यूज को सेटल करते हैं। दरअसल बात यह है कि इकॉनमी के बहाने से ये आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं, ये यूनिवर्सिटीज पर अटैक करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज में JNU, ANU, इन यूनिवर्सिटीज में जो छात्र है इनको सिखाया जाता कि जो बोला गया उसे सुनो मत, उस पर सवाल पूछो और सवाल के जवाब देने के लिए आदि नहीं है, इसलिए अटैक करते हैं। ये खुद दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ये खुद संविधान को नहीं पढ़े हुए, इसलिए ये यूनिवर्सिटीज को अटैक करते हैं और इसलिए इनके पास कोई जवाब नहीं अर्थव्यवस्था और इकॉनमी के ऊपर। और जब इनको इन चीजों पर घेरा जाता है, ये इस तरह के मुद्दे निकालते हैं, CAA, NPR, NRC, दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इन मुद्दों पर आगे बात नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि आज देश कौन सी दिशा में जा रहा है। सवाल ये है कि आज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है। इन चीजों पे कोई डिबेट नहीं होती है। मैं ये डिबेट कर रहे हैं, मैं इनकी गोदी नहीं क्या डिबेट कर रहा हूँ। डिबेट ये हो रहा है, और मुझे अभी किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि मोदी जी का आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि 500 रुपए लेके यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा मोदी जी की औकात 500 रुपए की ही है, ये 5 करोड़ रुपए में नहीं बिकने वाले, जिनकी औकात 500 के 500 का ही सोचते। देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो CAA का कानून पास किया, अब तक इन्होंने रूल्स फ्रेम नहीं किया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगी। लेकिन जो भी इसका नतीजा हो, जिन सूबों में विपक्ष की हुकूमत है वो CAA को लागू नहीं करे। और जब लोग आएंगे आपके घर, आपसे आपका डेटा लेने, आप लोग बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह नॉन कोऑपरेट करके डेटा मत देगा। सवाल ये उठता है कि आप क्या इस कानून का उल्लंघन कर सकते हो जानते हो? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी दुविधा है। क्योंकि अक्सर हम लोग जो गांधीवाद है, अक्सर हम लोग जो गांधी जी को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, वो कहते हैं कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो फिर हम ये कॉल क्यों दे रहे हैं कि आप कानून का उल्लंघन करो? ये कॉल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब, और ये सरकार क्योंकि ये रामायण महाभारत अच्छी समझती हो, मैं अच्छा समझता हूँ, मैं इसका जवाब उसी भाषा में देता हूँ। आप जानते हो महाभारत में दुर्योधन ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा था, लेकिन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं क्या कानून सिर्फ लिखित होता है? क्या कानून मॉरल नहीं होता है? क्या कानून नैतिकता नहीं होती कानून में? अगर कोई कानून बनाया जाए जिससे आप लोगों का अपमान हो, अगर कोई कानून बनाया जाए जिससे आप लोगों को जलील करने के लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर कोई कानून बनाया जाए जिससे एक तबके को, एक विशेष वर्ग को, एक समुदाय को देश के बाहर किया जाए, उस कानून का अपोज करना, उस कानून को बॉयकॉट करना, इससे बड़ा संवैधानिक काम और कोई नहीं है। उस कानून को हम बार बार करेंगे, पुलिस लाए, लाठी लाए, बंदूक लाए, टीयर गैस लाए। आपको एक चीज जाननी होगी,
जो कानून बनाते हैं सबसे ऊपर कानून में आता है मॉरलिटी। कानून इमोरल नहीं हो सकता, होता है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जर्मनी का उदाहरण दूंगा। जर्मनी में हिटलर ने जो कुछ भी किया वो कानूनी था, वो कानूनी था, वो कानून के तहत में था। पर क्या वो सही था? क्या वो मॉरल था? क्या वो नैतिकता के राह पर चलने वाला कानून था? अगर वो नहीं था, उस कानून का आपको बॉयकॉट करना ही होगा। इसीलिए हम कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। आप कुछ भी कर लो। फिर लोग कहते हैं अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर आप पर एक्शन लिया जाएगा। भैया रोज हम यहाँ मर रहे हैं, आप रोज हमें जलील कर रहे हैं, रोज आपकी बोली मीडिया पर हमारे पर आप कोई ना कोई कार्यक्रम चलाते हो। इससे दलील हम क्या हो गए? आप जितनी अपनी ताकतें आप लगा दो, आपके पास जितनी हिम्मत है आप करो। आपके पास तो पुलिस है, लाठी है, बंदूक है, टीयर गैस है। हमारे पास सिर्फ हमारा नियत है और हमारा संविधान है। हम यहीं पर बैठेंगे और आपकी तरह नहीं है हम सॉरी के लव लेटर नहीं लिखेंगे। आपके जो वीर आदर्श है जो सॉरी के लव लेटर लिखते हम सॉरी भी नहीं बोलेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यही मर जाएंगे, लेकिन हम कागज नहीं दिखाएंगे। देखिए बार बार एक बात बोलने में आती है कि जो मोदी जी है इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि राम राज्य क्या है। भगवान श्री राम, और हालांकि मेरी मम्मी मुसलमान है, मुझे रामायण की सारी कहानी मेरी मम्मी ने सिखाई। ये वो मुल्क है। आज भी मेरे घर में भगवान गणेश आते हैं और मेरी माँ लाइला आइला मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहती है। ये वो मुल्क नहीं है जहाँ बंच ऑफ थॉट्स पड़े बोल करके क्या कहा जाए कि संविधान इम्पोर्टेड है। हम सबसे ऊपर हमारे घर में संविधान को रखते हैं। तो बार बार राम राज्य की बात की जाती है। राम राज्य क्या है? भगवान श्री राम जब राम सेतु बना रहे थे तब एक स्क्विरल आता है, स्क्विरल उनके पास आता है, कहता है देखिए ये जो राम सेतु बना रहे हैं ये हमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे राम सेतु बनाने के लिए। भगवान इमीडिएटली ऊपर हाथ चलाते उनको उसमें शामिल करते थे। भगवान श्री राम, राम राज्य होता है इंक्लूसिवनेस। और रावण राज्य क्या होता है? रावण राज्य वो होता है जब रावण की पत्नी उसे कहती है काहे युद्ध कर रहे हो, छोड़ दो, तो रावण कहता है मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आजकल ये 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। कौन कहता है व्यक्ति? कौन कहता है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कौन करेगा? देखिए मुझे एक कविता याद आती है। भारत का रन होने वाला था तो भगवान कृष्ण चाहते हैं और दबाने की आवाज दबेगी नहीं। अगर माइक बंद होगा हम टेबल खड़े होकर बोलेंगे, अगर वहां पर हमारे टेबल हटाएगा हम चिल्लाकर बोलेंगे, आवाज नहीं रुकेगी। तो भारत में जो महाभारत का रन है ये होने वाला, ये इसकी जो तैयारी शुरू हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण चाहते कि रन ना हो, तो वो जाते दुर्योधन को समझाने कि देखिए आप कॉम्प्रोमाइज कर दो, इनको केवल 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव, और वे खुशी से रहेंगे, आप खुशी से रहोगे। तो दुर्योधन एक चीज कहता है भगवान कृष्ण को, वो कहता है मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। उसमें एक कविता है, मैं आपको बताता हूँ कविता का जो बैकग्राउंड है। भगवान कृष्ण जाते दुर्योधन को समझाने कि आप ये लड़ाई मत करो। तो दुर्योधन कहते हैं, तो भगवान पहला कहते हैं दुर्योधन को न्याय देना हो तो आधा दो, न्याय देना हो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। तो भगवान कहते हैं न्याय देना तो आधा हो, नहीं तो 5 ही। तो दुर्योधन, अपने दुर्योधन को रिप्लेस करता हूँ। 5वां वो भी दे न सकी, आशीष समाज की ले न सकी, उल्टे आवाम को बांधने चली, जो था असाध्य साधने चला। जब दास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक पर जाता है। इनका विवेक बढ़ चुका है, 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे अमित शाह जी कहते हैं। अगर अमित शाह जी 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे
तो नहीं हटे, बाद में सॉरी का लव लेटर आ ही जाएगा। यही इनकी जो एजेंसी है, यही आरएसएस है, इसका इतिहास रहा है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो, ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, आप लोग ये मुल्क के लिए लड़ रहे हो और आप लोग एक मिसाल बन रहे हो दुनिया के लिए। इस दुनिया में एक इमेज बन गई है, खास करके मुसलमान औरतों को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो मेरी माएँ बहनें, आप लोगों को लेकर एक पॉजिटिव मिसाल आप बन रहे हो दुनिया भर में। इसलिए आप बरकरार रखिए, हम सब आपके साथ हैं। कानूनी तौर पर तो हुकूमत है, वो इस कानून को बॉयकॉट करेगी, अपने अपने सूबों में इसे लागू नहीं करेगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। उम्मीद है कि कानून को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा, लेकिन आज एक कॉल हम देंगे कि इसका अंत जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। आप सीए लाओ, एनपीआर लाओ, एनआरसी लाओ, आप जो भी करें, समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने एक आरटीआई डाला था, उसके बाद मुझे पीएम ऑफिस से चेतावनी मिली। खैर पीएम तो बस कहते अपनी 56 इंच की छाती और लोगों को चेतावनी देते, पर मैंने आरटीआई में ये डाला था कि हमारे वजीर आजम बता दें कि कौन से रेलवे स्टेशन पे, कहाँ पर उनको कोई भी परमिशन, कागज, दस्तावेज मिले हो कि वो उनके अप्पा, उनके परिवार का कोई सदस्य चाय दे सका, कोई पास, कोई अभी बताइए भाइयों बहनों, कोई जा सकते हैं रेलवे स्टेशन में चाय पीने के नाम, पास, टिकट, नाम, रजिस्ट्री नहीं। रेल मिनिस्ट्री कहती है कि मोदी जी का ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई कागज नहीं है। जब मोदी जी के पढ़ाई भेजने के वाले कागज नहीं, मोदी जी के डिग्री के कागज नहीं, कोई बच्चा नहीं जिसने देखा मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूँ, कोई टीचर ने जिसने कहा मैंने मोदी जी को पढ़ाया है, किसने देखा ने वो मगरमच्छ के साथ लड़े, किसने देखा ने वो चाय बेचे, किसने बोला मैंने इनके हाथ की चाय पी है, तो हम चाहे कागज होता है। आप 4 लोग को ले आओ तो बोले भाई मैंने मोदी के हाथ, और मेरे दूसरे आरटीआई में आए जिस साल मोदी जी उस रेलवे स्टेशन पे चाय बेचे थे, उस साल वो रेलवे स्टेशन बना ही नहीं। आपने 15 लाख, उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई लेटर आया, ऐसा आप आरटीआई नहीं ला सकते। बहरहाल तो मोदी जी जिस दिन चाय के कागज दिखा देंगे कि भाई मैंने यहाँ चाय बेची थी, जिस दिन मोदी जी के कोई टीचर और स्टूडेंट आ गए कि मैंने इनके साथ पढ़ाई किया था, मैंने इनको पढ़ाया था, जिस दिन को इनका डिग्री आ गया, तब उस दिन हम भी सोचेंगे हमको कागज दिखाना है या नहीं दिखाना है। तब तक हम भी कागज नहीं दिखाएंगे, तब तक मोदी जी कागज नहीं दिखाएंगे। हम एक डील करते, मोदी जी आप कागज दिखाओ, हम कागज दिखाते। अभी आपको कहते 400 साल हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत तो काहे हमसे कागज मांगते हो। कहते ना 400 साल की हुकूमत थी, मुझे पता नहीं, हमारे तो बाप दादा ने चिंगा के पाकिस्तान को टुकड़ा के नेहरू के भारत को अपनाया था। हुकूमत 400 साल है, अगले 400 साल तक रहेगी, क्योंकि ये हुकूमत संविधान की है, गोलवलकर की नहीं। ये हुकूमत संविधान की है, गोलवलकर की मंच ऑफ फॉर्स की नहीं। अगले 400 साल तक की हमारी मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, इतनी इज्जत बख्शी, मैं सोचा मैं एनआरसी पर ज़्यादा बात करूँ, लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर यहाँ मुझे सीखने को मिला है, आप लोगों का हौसला देखकर मुझे हौसला मिला है, आप लोगों का जज्बा देखकर मुझे जज्बा मिला है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जीत हमारी होगी और इस देश में अगले चुनाव में भी जीत हमारी होगी और इनको हम बाहर देंगे। वो लोग आगे पाकिस्तान बिना इन्विटेशन जाके बिरयानी खाने के, वो वहीं जाकर रहे। हम यही